क्लास के अंदर बता दो क्या देखता है? तो बाहर खड़े खड़े क्या करता रहता है? ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, मैंने देखा करता है। ऐसे क्या करता है? अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर न्यूक्लियर के बारे में बात किया था। न्यूक्लियर की जो साइज होती है यानी कि रेडियस, उसके एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। इससे क्यूब किया, रेडियस का क्यूब वॉल्यूम, तो इधर भी क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, फिर डेंसिटी, डेंसिटी ए पर डिपेंड नहीं करती है। जो मास होता है वो क्या होता है? ए, लेकिन किस फॉर्म में? AMU। एक AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। क्या ये एक AMU एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास ही होता है लगभग? चलिए, फिर हमने इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वो जिसने जिंदगी थोड़ी सी खराब की है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, यह सबसे बेहतरीन चीज ये लगती है। लेकिन कभी इसके बारे में हमने बात की है क्या? एक चैप्टर में की है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कहाँ की है। फोटो इलेक्ट्रिक में किया। हाँ, अकॉर्डिंग टू इट लिखो। अकॉर्डिंग टू इट, मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट and can be converted into each other। रिलेशन क्या होता है आइंस्टाइन वाला? वो एनर्जी E = mc²। ये E क्या होता है? एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? ये दुनिया भर की सारी एनर्जी। तुमने कई क्वेश्चंस हमने मैटर वेव में किए थे। मैटर वेव में जब भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा इन सब की बात करते थे तो वहां काइनेटिक एनर्जी की बात करते थे, और जब फोटोन के बारे में बात करते थे तो वहां टोटल एनर्जी की बात करते थे, फोटोन। क्योंकि फोटोन जो है उसके पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं, और भी एनर्जी मोशन के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही, मास के कारण, मूविंग मास। E = mc² का मतलब, अगर पुरानी बात याद है और अगर याद नहीं है तो भी ध्यान दें, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मास m है और अगर मैं c क्या होता है? लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸। अगर मेरा मास m है और मैं लाइट की स्पीड से चलूं तो मेरे पास में एनर्जी E m × c²। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं। ये बताया था कि फिर उस दिन क्या बताया? E = फोटोन का मास। फिर तो अच्छा है, अच्छा वो नहीं बताया। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसकी स्पीड c है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एनर्जी m × c² होगी। आइंस्टीन ने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर उसको c² के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। ये जो c² ये है तो लाइट की स्पीड, c जो है लाइट की स्पीड है, लेकिन c² जो है वो है एक कन्वर्जन कोएफिशिएंट, जहां पर c जो है वो लाइट की स्पीड। जैसे मान लो मेरा दोस्त टॉन्सिल, कितना वेट है तुम्हारा? पाउ। टॉन्सिल्स हटाकर कितना वेट है? 25। कुछ भी बोल रहा है। 25 किलो। 25 यार, ये सही हो सकता है क्या? आप क्या मूवी देख रहे हो? क्या देख रहे हो? गाने? पागल हो रहा है। 75, 78 मेरा, तेरा 75 किस वजह है? हाइट का भी तुम्हें कितना? हाउ लो? हाइट क्या है? 5
75 नहीं है, कम है ना भाई। मैं उसी से ऐसे बात करता हूँ इस तरीके से जिससे मुझे कोई खतरा ना हो, उससे मुझे लग रहा है खतरा बाहर भी जाना है मुझे। युवराज के पीछे जो सीधा जिम से आया है, हाँ 50, क्या नाम है? विश्वजीत का मास 50 है। ये मास 50 जो है ना, वो कैसे डिसाइड हुआ होगा वो देखें। क्या विश्वजीत की बॉडी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है? तो मॉलिक्यूल चुपचाप बैठे हुए हैं। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल चुपचाप नहीं बैठ सकते, इसके अंदर तो सॉलिड भी है, फ्लूइड भी है, बॉडी के अंदर ब्लड है, तो सारे मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ब्लड तो कौन सा मोशन कर रहा होगा? ट्रांसलेटरी। हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स रोटेट भी कर रहे होंगे। सॉलिड बॉन्ड्स तो फिक्स है, लेकिन बॉन्ड्स के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेशन। यानी कि बॉडी का हर एक मॉलिक्यूल मोशन कर ही रहा होगा। हो सकता है कि वो वाइब्रेशन कर रहा हो सकता है वो चल रहा हो, लेकिन वो मोशन है। और अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, वाइब्रेशन है, तो उसके पास में एनर्जी भी होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई मोशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, अभी मैं चल रहा हूं, कौन सी एनर्जी है मेरे पास? कौन सी? काइनेटिक। कैसे लिखूंगा? हाफ mv²। अब मुझे इस चीज का जवाब दो। मेरा मास m है और मैं v स्पीड से चल रहा हूं, तो मास m वाली बॉडी v स्पीड से चल रही है, इसलिए हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, या फिर मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी है इसलिए मैं हाफ mv² से चल पा रहा हूं? फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट? हम वही मोशन कर पाते हैं जिस मोशन को करने के लिए हमारे पास में एनर्जी है। इसलिए तो अगर मैं कम स्पीड से चलूंगा तो मैं ज्यादा दूर जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे कम स्पीड तो कम काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी मेरी बॉडी के इंटरनल एनर्जी से आ रही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा तेज भागूंगा तो ज्यादा भी है, स्पीड ज्यादा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और बॉडी की ज्यादा इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा तो जल्दी थक जाता है। तो हम वही मोशन, मैं भी घूम रहा हूं, रोटेशनल कर लिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? हाफ I⍵²। मैं रोटेशनल मोशन तभी कर पाऊंगा जब रोटेशन मोशन करने के लिए हाफ I⍵² एनर्जी होगी। वो कहां से आएगी? इंटरनल एनर्जी। हम वही मोशन कर पाते हैं जिस मोशन को करने के लिए हमारे पास में एनर्जी हो। ज्यादा तेज से घूमेंगे तो थक जाएंगे, ज्यादा एनर्जी रोटेशन में चलेगी। तो मेरे पास में हाफ अंदर एनर्जी है इंटरनली, मैं चलने लगूंगा तो वो एनर्जी हाफ mv² काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। मैं v स्पीड से चल रहा हूं इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मेरे पास एनर्जी है इसलिए मैं चल पा रहा हूं। ये स्टेटमेंट है। तो विश्वजीत के बॉडी के अंदर सारे मॉलिक्यूल जो है वो मोशन कर रहे हैं, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स के पास में एनर्जी है। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी इज कन्वर्टिबल इनटू मास। तो अगर किसी भी बॉडी के पास में हर इलेक्ट्रॉन, हर बॉडी, हर बॉन्ड का हर एक जो भी सब्सटेंस है उसके पास में ई एनर्जी है, तो उस ई एनर्जी को सी से डिवाइड करेंगे तो इसका मास आया होगा 50 kg। जो बॉडी का जो मास है वो उसके अंदर जो एनर्जी है उससे डिसाइड होता है। अगर विश्वजीत थोड़ा तेज चलने लगे तो उसके पास में बॉडी तो थी, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स मोशन तो कर ही रहे थे, कभी चुपचाप बैठा हुआ है तो बॉडी चुपचाप बैठा हुआ है तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं कर रहे हैं, तो भी मास आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अभी मोशन कर रहे हैं। लेकिन मॉलिक्यूल जो मोशन कर रहे हैं उसके साथ वो भागने भी लगा, तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के साथ साथ एक एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। तो पहले के कंपैरिजन में ई बढ़ गया, और ई बढ़ गया तो E/c² मास बढ़ गया। लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि हम इतनी हाई स्पीड से नहीं चलते। लेकिन विश्वजीत को रॉकेट के ऊपर बिठा दिया और चलाया उसको 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो अगर ये मोशन करने लगे तो इसके पास एनर्जी बहुत अच्छी खासी बढ़ेगी और मास भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आइंस्टीन का एक इक्वेशन था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मास अलग होता है, और अगर वो मूव करने लग जाता है तो उसका मास चेंज हो जाता है। और चेंज में भी कैसे चेंज होता है? वो हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब वो रेस्ट पे था तो मॉलिक्यूल्स के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी आई होगी, लेकिन जब वो चलने लगा तो उस एनर्जी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक और एनर्जी आई, ज्यादा एनर्जी आई,
तो सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ज्यादा मास आएगा। इसलिए हर एक बॉडी का दो तरह के मास आते हैं, एक कब जब वो रेस्ट पे हो जिसको हम बोलते हैं रेस्ट मास, और एक है मूविंग मास जब वो चलने लगे। मूविंग मास के अंदर जो चलने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी ऐड होती है, ये चीज क्लियर है। तो यहां पर मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि m मास का पार्टिकल vc स्पीड से चले तो उसकी एनर्जी है। इसका मतलब ये है, एक तरीका तो ये है एक्चुअल में जो मास होता है उसको ऐसे, आइंस्टाइन की इक्वेशन इक्वल्स टू mc स्क्वायर ऐसे नहीं देती उसने। आइंस्टाइन की इक्वेशन जो इक्वल्स टू mc स्क्वायर है उसका आइंस्टाइन ने ये फॉर्म दिया है। फिर वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो हमारे खून में है, हम उसको इजी करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर दिया कि हम एनर्जी से सी स्क्वायर जो कि कन्वर्जन कोएफिशिएंट है, ये नहीं है कि वो सी की स्पीड से चले, ये कन्वर्जन कोएफिशिएंट है, उसको डिवाइड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का मास आ जाता है। इसका मास जो भी आया होगा वो इसकी जो भी एनर्जी होगी उसको सी स्क्वायर से डिवाइड करने पर आया होगा, तो ये यहां से आता है। फिर लेकिन हम तो सिंप्लीफाई करके ये लिख लेते हैं कि यार अगर मास दिया हुआ है उसको कन्वर्जन कोएफिशिएंट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगी। ये चीज क्लियर है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए जो कोएफिशिएंट है दैट इज सी स्क्वायर। सी स्क्वायर में सी लाइट की स्पीड होती है। ये चीज क्लियर है। तो हमने क्या किया, अब कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो एट रेस्ट है, तो जब रेस्ट पे होगा तो उसके पास में जो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर यही आएगा इक्वेशन को। तो जब रेस्ट में होगी तो उसकी एनर्जी मैंने लिखा ये E नॉट। ये क्या है, जब रेस्ट पे है तो उस बॉडी की एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो जब ये E नॉट लिखा है तो ये लिख दिया मैंने एम नॉट। ये एम नॉट क्या है, रेस्ट मास, यानी कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा तब मास। अब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे तो उसके पास में जो टोटल एनर्जी आएगी वो एक तो जब वो रेस्ट पे था तो उसकी बॉडी की एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, और एक चलना लगा तो चलने लगा तो मोशन के कारण कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये वाली एनर्जी रेस्ट वाली, क्या ये एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर तो रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर प्लस में क्या ऐड हुआ, कुछ काइनेटिक एनर्जी। क्या टोटल एनर्जी से जो नया मास आएगा, टोटल जो नई एनर्जी आएगी उससे नया मास m इंटू सी स्क्वायर। क्या यहां से पता चला क्या m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा है, देख लो ना, एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर प्लस समथिंग। ये कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, या तो जीरो या पॉजिटिव। तो यार यहां से पता चला m की वैल्यू m नॉट से ज्यादा है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दे तो उसका मास रेस्ट मास के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। लेकिन हम लोगों में दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन हम बहुत हाई स्पीड से चलने लगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है तो उसके अंदर मास क्या, लेंथ भी चेंज होती है। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम ट्रेवल के बारे में जब बताया था तो उसमें टाइम को भी चेंज किया था। अभी तो टाइम ट्रेवल के बारे में बात करें, टाइम भी चेंज हो सकता है अगर थोड़ी लाइट के स्पीड के कंपैरेटिवली स्पीड से चल रहे। एक ये मार्कर है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो अगर इसको बहुत हाई स्पीड से चलाएं तो इसकी लेंथ भी चेंज होगी, इसका मास भी चेंज होगा, इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर सारी चीजें बताई गई। हमने मास के बारे में पढ़ा, हमारे सिलेबस में मास ही है, टाइम वाइम नहीं, वो हायर स्टडीज में आता है, वो हमें करनी नहीं। ये चीज क्लियर है। चलो, मतलब मुझे एक चीज पता चल गई क्या, अगर मुझे किसी भी मास से रिलेटेड एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, उस मास को किससे मल्टीप्लाई करूं, सी स्क्वायर से, तो उस मास से रिलेटेड एनर्जी आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, ये नॉट लगा दे तो क्या आएगा, रेस्ट मास। ये है रेस्ट मास और ये रेस्ट मास एनर्जी। तो हम लिख रहे हैं एनर्जी एसोसिएटेड टू 1 AMU मास। 1 AMU मास मतलब जो रेस्ट है। देखना क्या होने वाला है, क्या रेस्ट मास एक AMU है तो m इंटू सी स्क्वायर, m की वैल्यू कितना, 1 AMU, क्योंकि ऐसा ही यूनिट है नहीं,
C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। ये वैल्यू ऐसा ही मैं रख दूं क्या, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इंटू ये 9 इंटू 10 टू द पावर 16। ये किस यूनिट में आएगी एनर्जी, जूल। यार ये तो कम आ गई लगभग बहुत, 16 माइनस 20 माइनस 11। अच्छा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हैं क्या, क्या करें, डिवाइड बाय ई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो ई की वैल्यू रख दो, और इधर जाना है तो ई से डिवाइड कर दो। तो ये तो आया जूल में। इस पूरे को मैंने ई से यानी कि 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड किया, तो ये किस यूनिट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट सॉल्व करना है, कितना है लगभग -27 -19 -8 प्लस 16 प्लस 8। यार अभी भी 8 आ गया लगभग, प्लस 8 आ गया लगभग, ये लगभग कैंसिल 9 इंटू समथिंग। तो यार ये 9 से ज्यादा आएगा या 9 से कम, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है। तो 9 इंटू समथिंग इंटू 10 टू द पावर 8। यार वो 10 टू द पावर 8 भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या 10 टू द पावर 8 में से 10 टू द पावर 6 को यूज किया जा सकता है, 10 टू द पावर 6 इज मेगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है एक AMU के लिए जो एनर्जी आएगी वो आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत फेमस फेवरेट चीज है। 9 था, मैंने बोला था 9 से थोड़ा सा ज्यादा है, 9 पॉइंट समथिंग आना था, 10 टू द पावर 8 आना था, तो 6 मेगा में ले लिया, बचा 2, वो 9 के आगे 2 और में लगा दिया, तो ये आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मेरे पास में एक AMU का मास यहां रखा हुआ है मतलब रेस्ट पे, तो उसके पास में अभी रेस्ट पे भी तो एनर्जी होगी। विश्वजीत बैठा हुआ है तो उसके पास में एनर्जी है क्योंकि उसके पास मास। मैं अभी यहां खड़ा हुआ हूं तो मेरे पास में एनर्जी है क्योंकि मेरे पास में मास है। तो एक AMU के पास मास है तो उसके पास में जो एनर्जी होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बता सकते हो एक AMU मास किस किस का होता है? तो यानी कि अगर मेरे पास में यहां से रेस्ट मास ऑफ पहला 1 AMU रेस्ट मास एनर्जी, मतलब जब एनर्जी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब एनर्जी एक AMU की कितनी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ना जाने कितनी बार यूज होगी। सबसे फेवरेट जो भी क्वेश्चन इस साल आने वाला है या अभी तक आया है ये हमेशा यूज होता है, हर क्वेश्चन में, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होता है, मैक्सिमम। अच्छा, क्या प्रोटॉन का मास भी एक AMU ही होता है लगभग? तो फिर मतलब अगर एक प्रोटॉन रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है तो मास है, और मास है तो एनर्जी कितनी 931.5। अगर एक प्रोटॉन है तो उसके पास ये एनर्जी भी है ही, लेकिन अगर वो मूव करने लग जाए तो इससे ज्यादा, क्योंकि मास ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ऐड होगी। अच्छा, प्रोटॉन के अलावा और किसी का मास हो ऐसा? न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU होता है? तो अगर एक न्यूट्रॉन रेस्ट पे है तो उसके पास में भी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में डिफरेंस कुछ एक नंबर आता है 1837। इलेक्ट्रॉन कम होता है इतना या ज्यादा? 1837 1837 इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन। तो एक AMU के लिए 931.5, तो एक AMU अपॉन 1837 ये किसका मास हुआ? तो उसके लिए जो एनर्जी आएगी 931.5 अपॉन 1837 लगभग 0.5 यही आती है एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रखते हैं तो उसकी एनर्जी आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन, क्या पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है? तो उसके लिए भी कितना आएगा? अच्छा, ये यहां से कैसे आया यार? इन दोनों के मास में
1837 का डिवाइड है, तो इसमें भी डिवाइड करके देख लो यही है। एक एमयू के लिए आ गया, अब तो किसी के लिए भी निकाल लेंगे। अच्छा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 4 मतलब न्यूक्लियस का मास कितना है? 4a। ये 4 क्या है उसमें? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हीलियम बोल रहा हूं, है ना। तो हीलियम के न्यूक्लियस का मास, एक एमयू के पास में इतनी एनर्जी है, तो 4 के पास में 4 इंटू ये न्यूक्लियस की एनर्जी है। यूनिटरी मेथड क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का वेट करें, कर सकते हैं सही, लेकिन न्यूक्लियस बोला है मैंने। लिख लिया गया? किसने लिखा है? और ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बस ये लास्ट का जो वर्ड है ना, हम गर्व से कहेंगे हिस्ट्री सर ने पढ़ाया, तो इसकी हर क्लास में नाम चेंज होता होगा। चला तो रहा हूं, 75 किलो का है। लिख लिया? पहला क्वेश्चन। तो तुम्हें इतना टाइम कैसे लग रहा है? शुरू के दो पार्ट में तो कुछ लिखना ही नहीं है हमने। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट एनर्जी एसोसिएटेड विद 10 kg यूरेनियम न्यूक्लियस। फाइंड आउट एनर्जी एसोसिएटेड टू 10 kg यूरेनियम न्यूक्लियस। ऐसे कैसे क्या कर रहे हैं मतलब क्वेश्चन? 13 क्यों आया है? 17 आया है। मास दिया है और एनर्जी पूछ ली, लेकिन ये तो नहीं बोला है कि यार आइंस्टीन की इक्वेशन लगो। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मास है और एनर्जी, ये तो आइंस्टीन नहीं बताया। मास से एनर्जी, तो ये तो एक ही चीज लगने वाली है हमारे पास में, मास एनर्जी थ्योरम, जिसके अंदर 10 kg जो मास है SI में है, ये कितना आ जाएगा? 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 × 10⁻17 जूल। अब तुम्हारी मर्जी हो तो इस पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में करते रहो, परेशान होते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग 0.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यार ये क्वेश्चन हमें कभी समझ में नहीं आता जब हम पढ़ रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? यार अगर एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहाँ बैठा हुआ है तो उसके पास में एनर्जी है, क्योंकि उसके पास में मास है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास है तो एनर्जी है। चुपचाप बैठे हुए इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब इस एनर्जी से ज्यादा जो भी एनर्जी आएगी वो मोशन के कारण आ रही होगी, तो फिर तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो यही होगा। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 0.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके कारण एनर्जी होगी? तो रेस्ट मास वाली और एक काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट मास वाली एनर्जी कितनी होती है? 0.51। अरे तो सीधा ही कर लेते वैसे, वो समझाने के लिए कर रहा हूँ, पहली बार 0.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन में पढ़ा होगा, मॉडर्न में भी हमने फोटोइलेक्ट्रिक पढ़ा। यार चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी किस देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, Q × V। बता सकते हो कितना पोटेंशियल दिया है इसको? 0.04 मेगा वोल्ट। और अच्छे से करें तो इसको 4 × 10⁴ 40,000 वोल्ट वैल्यू इसको काइनेटिक चल रहा होगा पोटेंशियल। एक क्वेश्चन और है, यार अगर सिर्फ जो लिखा हुआ है उससे सॉल्व करते हो तो सही बोलूं तो ये समझ में नहीं आएगा कि E को E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखना।
तो कहानी ऐसा समझनी है कि अगर कोई भी चीज है तो उसके पास मास के कारण एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास में होने, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि मास है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब मास है, और है तो उसके पास में 0.51 एनर्जी। प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, क्योंकि प्रोटॉन है तो मास है और एनर्जी। हाँ, चल रहा है तो उससे और ज्यादा होगी। ये एक आइंस्टाइन ने कुछ बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिट्रॉन हैविंग 3.155 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, देन फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी। या टोटल एनर्जी जो है थ्री 3.155 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये पॉजिट्रॉन है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा है, यानी कि मास इलेक्ट्रॉन जैसा, और मास है तो एनर्जी तो होती। तो इस एनर्जी में उसके होने के कारण, यानी कि मास होने के कारण भी एनर्जी और चलने के कारण भी एनर्जी, इट्स 3.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी कैसे लिखें? 0.5 है, और ये काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 2. नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है अगला। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय, कैसे एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को? फोटो इलेक्ट्रिक में बात की थी। भगाना है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। इज एक्सेलरेटेड बाय 500 किलो वोल्ट। आगे नहीं बढ़ूंगा, यही बताओ। हाँ, एक चीज आ गई, क्या? कितनी? 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी आ गई तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी। देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसेप्चुअली चलें, पहले फील बनाए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यार मास कैसे चेंज होगा? मास कैसे चेंज होता है? अगर कोई बॉडी आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मूविंग है तो उसके पास में रेस्ट मास वाली एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक भी ऐड होती है। अगर मैं काइनेटिक ऐड कर दूं फिर उससे मास को कंपेयर कर लूं तो मेरे पास में बढ़ा हुआ मास आ जाएगा। फिर परसेंटेज चेंज देखिए 97.8। गलत होगा होने दो, रफ में करो। गलत होगा तो ये सीखता है, ऐसा नहीं सीखता है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है। यार इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी कैसे आई होगी? Q इंटू वी से। Q कितना है? E। V कितना है? 500 किलो वोल्ट। क्या ये 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अच्छा, हमारे पास में एक काइनेटिक एनर्जी आई है, उससे बोला मास में चेंज। मास में चेंज क्यों आती है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब एनर्जी बढ़ती है। ये एनर्जी कौन बढ़ा रहा है? काइनेटिक। पहले वो रुका हुआ होगा तो उसके पास में रेस्ट वाली एनर्जी थी कितनी? पॉइंट, इलेक्ट्रॉन है ना तो 0.5, प्रोटॉन होता तो 931.5, कोई और होता तो उसके AMU के अकॉर्डिंग आता। इलेक्ट्रॉन का तो के अकॉर्डिंग 0.51 होता है। तो उसका मास जो है वो इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण चेंज हो गया। अच्छा, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन। यार ये मेगा, ये किलो, एक यूनिट में चेंज है। क्या मैं इसको 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख सकता? 3 इधर ले ली तो किलो मेगा में बन गया। तो यार ये वाला चीज एक्स्ट्रा है। तो टोटल, अच्छा मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चीज चाहिए?
परसेंटेज चेंज इन मास, इनिशियल इंटू 100, क्या करूंगा फाइनल मास माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये लिखो। अच्छा मास कैसे लिखते हैं, ई से। अच्छा मास में जो डिफरेंस है वो ई अपॉन फाइनल एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, ये इसलिए लिख रहा हूं वरना तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इनिशियल अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में किस चीज का डिफरेंस है, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में किस चीज का डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी का। इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी ऐड हुई वही तो डिफरेंस आया फाइनल में, तो सीधा ही काइनेटिक एनर्जी लिख दो, या फिर तुम तो एनर्जी लिख के कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमारे पास में जो परसेंटेज चेंज आया मास का वो आया काइनेटिक एनर्जी जो एक्स्ट्रा ही एडिशनल अपॉन में इनिशियल एनर्जी इनटू 100। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 0.5, इनिशियल एनर्जी कितनी है रेस्ट मास की 0.51 इनटू 100। ये सॉल्व करोगे तो 97.89। समझ में आएगा क्वेश्चन क्या करना है। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो, तुम्हें लग रहा हो कि टफ लग रही है, लेकिन एक चीज फिक्स है, मास में परसेंटेज चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। मास कैसे आएगा, एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर से, वो वाली इक्वेशन। तो हमने ई अपॉन सी स्क्वायर, ई अपॉन सी स्क्वायर, ई अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सब में घट गया कैंसिल। तो ये है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल में और इनिशियल में डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी ऐड होने का ही तो हुआ है, तो इनका डिफरेंस जो काइनेटिक एनर्जी ऐड की है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया कैंसिल। ये रेस्ट मास वाली इनिशियल जब काइनेटिक एनर्जी नहीं आई होगी तो ये लगभग 97.8 आया। इंपॉर्टेंट सेक्शन मास डिफेक्ट सुन लोगे तो सब हो जाएगा अच्छे से। यार हमारे पास में कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये बहुत सारी चीजें हैं न्यूक्लियॉन्स। और मेरे पास में एक न्यूक्लियस है जिसमें ये सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब है। कौन ज्यादा स्टेबल है, न्यूक्लियस या फ्री न्यूक्लियॉन्स? स्टेबल कौन? अरे न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल है, रिएक्टर्स में टूटते हैं। रेडियो एक्टिव होता तो अपने आप ही करता है, लेकिन किसी भी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ना, इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालना आसान है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं तो न्यूक्लियस को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। अगर कोई चीज फ्री है और वो बंधी हुई है तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना, तो ये यहां ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर हाईली स्टेबल और ये है थोड़ा सा कम स्टेबल, लेस स्टेबल। अनस्टेबल तो नहीं बोलूंगा, लेस स्टेबल। यार जो लेस स्टेबल होता है उसके पास में एनर्जी, सोचो जो स्टेबल है, स्टेबल उसके पास एनर्जी, हर कोई स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम से कम रखता है। और जो ज्यादा एक्साइटेड है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, यानी कि उसके पास में एनर्जी ज्यादा है। अगर न्यूक्लियॉन जब न्यूक्लियस बनाता है, मतलब ये न्यूक्लियॉन जो अलग अलग है वो किसी न्यूक्लियस में हो जाता है, तो यार वो लेस स्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, और लेस स्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यार जो जब यहां पर एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी कम है। ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो सम एनर्जी इज रिलीज्ड। अरे बॉन्ड बनता है वो एच हाईली अनस्टेबल। जब एक सिंगल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होगी, बस वही चीज।
फ्री न्यूक्लियन से, लेकिन जब न्यूक्लियस में आएंगे तो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बनेंगे, आएगा अंदर, तो फिर वो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। यार एनर्जी तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग मास से रिलेटेड है, तो अगर कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है तो यार एनर्जी कैसे निकल रही है? मास निकल रहा होगा, यानी कि कुछ एनर्जी अगर रिलीज हो रही है इसका मतलब सम मास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी रिड्यूस, कम हो गया। यानी कि अगर इसका मास बोलूं m1 और इसका मास बोलूं m2, कौन सा मास ज्यादा होगा? क्योंकि यहां पर ज्यादा एनर्जी थी तो मास ज्यादा, स्टेबल बन गया तो एनर्जी कम, तो मास कम। यानी कि यहां से जब यहां जा रहे हैं तो मास थोड़ा कम होता है, जितना कम हुआ वो मास डिफेक्ट है। ये चीज क्लियर है क्या? तो मास डिफेक्ट क्या आने वाला है हमारे पास में? मास डिफेक्ट डेल्टा एम। किसका मास ज्यादा होगा सोचो? जो जिसके पास एनर्जी ज्यादा तो मास ज्यादा, तो m1 m2 तो छोड़ते हैं, हम क्या लिखते हैं? मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियन में किस किस का मास आएगा? Z तो प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास कितने न्यूट्रॉन है? a माइनस z इंटू m ऑफ, और माइनस में न्यूक्लियस का। ये चीज क्लियर है क्या? ये मास इफेक्ट आ गया। ये कैसे भी करके तुम निकाल दोगे। अच्छा, अगर ये प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और न्यूक्लियस का मास केजी, ग्राम यानी कि एसआई में दिया हुआ है, तो अगर मास डेल्टा इन एसआई यूनिट, देन एनर्जी, अरे यार मेरे को एक एमयू से रिलेटेड मास पता है, एनर्जी पता है क्या? एक एमयू मास जो चुपचाप बैठा होगा उसके पास में कितनी एनर्जी होगी? 931.5। अगर ये वाली जो एनर्जी है वो एसआई में है तो एनर्जी रिलेटेड टू डेल्टा एम वो आएगा इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अरे यार किसी के पास 2 kg मास है तो 2 kg की एनर्जी क्या होगी? 2 kg इंटू सी स्क्वायर। 10 kg है तो 10 kg इंटू सी स्क्वायर। आइंस्टीन ने मास से रिलेटेड एनर्जी तो दी है, तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है कितना एनर्जी रिलीज हुआ, अरे उतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा जितना मास चेंज हुआ होगा, क्योंकि जो मास चेंज हुआ वही तो एनर्जी के फॉर्म में निकला है। तो कितना मास चेंज हुआ? डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट। तो जितना मास चेंज हुआ इनटू एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कोफिशिएंट वो आ जाएगी एनर्जी रिलेटेड। अगर इसको हटा देते हैं, एनर्जी रिलीज इज ड्यू टू, ये लिख दो डेल्टा एम। अगर ये डेल्टा एम इन केजी है तो एनर्जी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? केजी एसआई में है तो क्या लिखोगे? एक यूनिट ग्राम के लिए इसको सी को इसको क्या लिख दूंगा? एसआई में। ये किस वैल्यू है? एनर्जी किस में आएगी? अगर डेल्टा एम जो है, वैसे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके मास किस यूनिट में होते हैं? एम। अच्छा एमयू कई बार ऐसे भी नहीं लिखा था, एमयू की यूनिट केमिस्ट्री पढ़ा हो क्या लिखते हैं आगे? यू लिखते हैं ना। अगर ये मास जो है वो एएमयू में है तो एनर्जी, अरे एक एमयू के लिए कितनी एनर्जी? 931.5। उसी से तो पता चला था एक एमयू के लिए इतना, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के लिए भी इतना ही। अगर एएमयू में दिया एक एमयू के लिए इतना, तो डेल्टा एम एएमयू के लिए सीधा यूनिटरी मेथड, एक एमयू के लिए इतना तो डेल्टा एम एएमयू के लिए कितना, ये एनर्जी। ठीक है, तो मुझे पूछा जाए, खत्म हो गया, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियस है, फ्री न्यूक्लियन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन, ये अच्छा स्टेबल है, यानी कि यहां से जब यहां जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, लेकिन यहां तो एनर्जी ज्यादा थी तो जरूर एनर्जी रिलीज हो गई होगी। कितनी रिलीज हुई होगी? अरे जितना मास में चेंज आया होगा, मास में चेंज यानी कि मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट निकाला, उसकी एनर्जी ज्यादा थी तो उसके मास ज्यादा, न्यूक्लियस की एनर्जी कम तो उसका मास कम, दोनों का डिफरेंस है डेल्टा एम आया। अगर ये डेल्टा एम एसआई में
हैं तो इस जो जितना मास चेंज हुआ होगा उतनी एनर्जी निकली होगी। अगर SI में है तो C² में C SI में रख दो, और अगर AMU में है तो C² की जगह 1 AMU के लिए इतना, तो डेल्टा M AMU के लिए इतना। यूनिटी मेथड ऐसे ही सॉल्व करने हैं आगे के पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन। बस फिशन में भी यही काम करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी यही काम करना है। बस देखना है एनर्जी क्यों रिलीज होगी, मास डिफेक्ट के कारण। मास डिफेक्ट चेक करना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन किए पूरे हो गए? कब डिस्कस करना है? टेस्ट है तुम्हारा इस बार? ठीक है, कल करते हैं।